नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछले क्लास में 125 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी जो भारतवर्ष में हिंदी बोली जाती है उसे आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी राजभाषा में रखेंगे या राष्ट्रभाषा या विभाषा या तकनीकी भाषा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, यानी कि उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, जो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है ये बताना है। तो कहाँ से कहाँ तक हिंदी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो दक्षिण भारत में प्रचार सभा है हिंदी की, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मैसूर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई, दक्षिण भारत का चेन्नई। फिर हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? विकास का सही अनुक्रम बताना है। तो ये सभी को पता होगा, अगर क्रम पता है आपको, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो संस्कृत इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में किस विषय का वर्णन है ये बताना है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। फिर वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने गए हैं ये बताना है। चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की जो है रचना की थी, जिनका सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य था। ठीक, तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार बताने हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन, तो कौन हो जाएगा? चंद्रवरदाई हो जाएंगे। फिर कबीरदास की भाषा भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा, सदुक्कड़ी, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सदुक्कड़ी। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, कट कटान कप कुंजर भारी, दुह भुजदंड लनक महिमारी, डोलत धरन सभा पद खमे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। अब निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार बताने हैं। इन पंक्तियों का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, जायसी, देवदास या देव या नूर मोहम्मद। तो 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये जो है तुलसीदास की पंक्तियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? कौन भक्ति काल का कवि नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है, नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। तो भक्ति काल का कौन सा कवि नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है, ये जो है आदिकाल के कवि हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने क्या लिखे ये बताना है। पद, दोहे, चौपाई या कविता। तो बिहारी ने क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे। इनकी बिहारी सही एक रचना है, जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक। शब्दानुशासन के लेखक बताने हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, सरहपा हैं या स्वयंभू हैं। तो शब्द अनुशासन के लेखक कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र। ठीक, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता बताने हैं। कौन हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। और इन्हें एक भारतीय
आत्मा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिशी वो धीरे धीरे धीरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार बताने हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और किस कविता से ली गई, तो अगर ये भी पूछ ले तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता संध्या सुंदरी से, कहाँ से? संध्या सुंदरी से ली गई है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? किसके जीवन का चित्रण किया गया है खंजन नयन में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी को आपको पता होना चाहिए, सूरदास, क्योंकि ये जन्मांध थे, इसीलिए जो है खंजन नयन। फिर अंग्रेजी स्वच्छतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोग्यवाद या नई कविता। तो ऑप्शन हो जाएगा छायावाद। फिर अगला क्वेश्चन है, इनके मैचिंग करना है। अब देखिए, दिया है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। सूची दी है, इधर सूची सेकंड में विधाएं दी गई। लहरों के राजहंस, तो ये क्या है? फिर आधा गांव बताना है, गांच हटा देंगे। तुम चंदन हम पानी और मुर्दहिया, तो लहरों के राजहंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाटक, ठीक। आधा गांव हो जाएगा उपन्यास, और तुम चंदन हम पानी निबंध है, और मुर्दहिया क्या है? ये आत्मकथा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 5, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा, इन 4 लोगों को क्रम से बताना है। कौन सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह से बताना है। तो 18 नंबर का ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले रामचंद्र शुक्ल, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन डी सी आप लोग याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक बताने हैं। ये सभी को पता होगा, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखिए, फिर से मैचिंग करना है तो थोड़ा छोटा कर लें ताकि आप लोगों को दिख जाए। दिया, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सम्मिलित कीजिए। ईश्वर की अध्यक्षता में, ये किसकी कृति है ये बताना है। ईश्वर की अध्यक्षता में, तो ये हो जाएगा लीलाधर जगोड़ी की, ठीक। फिर अबूतर कबूतर, तो ये किसकी है? तो ये है उदय प्रकाश की। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये रघुवीर सहाय। और जल सागर, ये श्रीकांत वर्मा का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। फिर से मैचिंग करना है, तो फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों, काव्य पंक्तियों को कवियों से सम्मिलित करना है। अति शुद्धो स्नेह की को मार्ग है, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो 21 का कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो अति शुद्धो स्नेह की मार्ग है, ये पंक्तियां हैं घनानंद की। फिर अब लो नशानी अब न नसहियों, तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। फिर सट पटाती सी शशि मुखी घूंघट पर ढाकी, तो ये पंक्तियां हैं बिहारी की। और उधो मन न भय 10-20, तो ये पंक्तियां हो जाएंगी सूरदास। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे ये बताना है। पत्रिका एक थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को भी, इनको प्रेमघन भी कहा जाता था।
फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही काल अनुक्रम बताना है। कौन सा आंदोलन पहले आया, कौन सा बाद में आया, क्रम से बताना है। ये उत्साहवाद, अकविता, नई कविता या नकेनवाद। तो कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो 23 नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, नई कविता, फिर नकेनवाद, फिर अकविता, फिर युत्साहवाद। अब फिर से मैचिंग करनी है तो फिर से थोड़ा छोटा कर लें ताकि दिख जाए पूरा। अब देखते हैं, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है बस प्रिंट हुआ है, यहाँ मैचिंग करना है। परख, परख किसका है, गबन। इसमें जो है पात्र के नाम दिए गए हैं तो उस उपन्यास और पात्र को मिलाना है, ठीक। तो परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर, एक जीवनी। तो परख किसका हो जाएगा, कट्टो। परख किस में हो जाएगा, कट्टो में हो जाएगा। और गबन, गबन का हो जाएगा जालपा। और त्यागपत्र ये हो जाएगा मृणालिनी। और शेखर एक जीवनी इसमें कौन है, तो ये हो जाएगा शशि। तो कौन सा ऑप्शन, बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था, कभी इष्ट व्यक्ति का अभिमान, किसकी पंक्ति है। तो 25 नंबर बताना है किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्तियां हो जाएंगी अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम पूछ ले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लोगों को शेयर भी कर दें। फिर अगला क्वेश्चन, नाटक दिए गए इनका अनुक्रम बताना। 26 नंबर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहे कबीर, सुनो भाई साहब, फिर है भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। ये 4 नाटक दिए, इनका अनुक्रम बताना है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इसमें, भारत दुर्दशा, फिर स्कंदगुप्त, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, फिर कहे कबीर, सुनो भाई साधो। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। फिर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा अनुक्रम सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले होगा झूठा सच। तो झूठा सच इसमें दे रखा है सी और डी में। फिर उसके बाद होगा आधा गांव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आधा गांव। फिर धरती धन ना अपना, फिर धार। अब देखिए इसमें निर्देश दिया है अगले क्वेश्चन में 28 नंबर से 32 नंबर तक। इसमें एक अवतरण दिया गया है, उसको पढ़ करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर हम आपको दिखाते हैं। ये अवतरण दिया है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई ज़रूरत नहीं है। योग ने गृहस्थ को ज़रूरत से ज़्यादा संशयालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी, एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलत स्वरूप भावुकता को कोई स्थान नहीं, जो भक्ति पद पद पर भक्त को कम आवेग, जड़ता और उन्मोदगम की अवस्था ले आने देती है। अब देखिए पूरा पैराग्राफ दिया है तो इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दिया कलयुग में कलयुग को सब युगों से अच्छा है। क्यों अच्छा है कलयुग सब युगों से अच्छा है बताना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 28 नंबर डी हो जाए। इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। फिर भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया। तो भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा भक्ति में योग के समान कृच्छ साधना नहीं है। फिर है योग में गलत स्वरूप भावुकता का क्यों स्थान नहीं है। तो योग में भावुकता का क्यों स्थान नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, योग में भावना का स्थान नहीं है। फिर है योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। तो योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है, तो हो जाएगा इसमें गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है, योग में दुष्करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है परम तत्व क्या है। तो परम तत्व क्या है ये बताना है। परम तत्व ऑप्शन बी वह विभाग अविभाग से परे है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पैराग्राफ से नहीं है, अब मैचिंग करना है, कोड दे रखा है। अब देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सम्मिलित करना है। सिद्धांत दे रखे हैं, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत ही समझ लीजिए, यह पुस्तक है साहित्य की। तो हिंदी साहित्य का अतीत ये किसकी है, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो मिला लीजिए जो आपको पता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का विकास वैज्ञानिक इतिहास हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्ता। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। और एक बचा है हिंदी साहित्य का अतीत। तो अब देख लीजिए बी फर्स्ट में मिलाना है, तो बी फर्स्ट में किस में है, बी और सी ऑप्शन में है। फिर सी सेकंड में मिलाना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 1 2 3। तो यानी कि हिंदी साहित्य का अतीत किसका हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। फिर अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से मिलाना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। अब बीजक किसकी रचना है, तो सभी को पता होगा, कबीरदास जी की अखरावट कान्हावत है सब, मालिक मोहम्मद जायसी की भक्तमाल नाभादास की है। ठीक, और श्यामा सगाई किसकी हो जाएगी, श्यामा सगाई हो जाएगी नंददास की। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है, देख लीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब फिर रचनाएं दी हैं, छत्रसाल दशक किसकी है, कवि कुल कल्पतरु भाव विलास और इश्कलता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, छत्रसाल दशक है भूषण। ठीक, कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है, भाव विलास देव की है और इश्कलता ये है घनानंद की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 4 2 1। फिर से मिलान करना है, तो फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है। निबंध संग्रह और उनके निबंधकार, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी है रचना, निबंध मतलब किसका है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। फिर प्रिया नीलकंठी, तो ये है कुबेर नाथ राय। उसके बाद है ठेले पर हिमालय, तो सभी को पता है धर्मवीर भारती। आलोक पर्वे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर से देखिए, फिर से मैचिंग करना है। आचार्य और उनके सिद्धांतों के साथ हम मिलाना है। भट्ट लोलट का कौन सा सिद्धांत है, शंकुक का पता होगा सभी को, अनुमतिवाद है। भट्टनायक का कौन है ये सब बताना है। तो 37 नंबर आपको बताना है। देखिए भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुपत्तिवाद हो गया और भट्टनायक का है मुक्तिवाद। 5th में मिलाएंगे अजोरी लाए ररक के लेहियां या पंक्ति दी हैं, ये अव्यक्तिवाद की हैं। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे अभिव्यक्तिवाद ये नहीं होगा, ये यहाँ पे लिख लीजिए अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद किसका है, अभिनव गुप्त का। ठीक, तो आचार्य अभिनव गुप्त का क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाद। ठीक, तो ये आप लोग सही कर लीजिए। फिर से देखिए मैचिंग करना है। ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सम्मिलित करना है। एलियट, वर्ड्सवर्थ, लॉन्गलिंस और अरस्तू ये सब पाश्चात्य मतलब इतिहासकार हैं, इनके बताना है। तो 38 नंबर जो दिया एलियट, इसका हो जाएगा द वेस्ट लैंड। फिर वर्ड्सवर्थ ये पेरिस इप्सुस हो जाएगा। फिर लॉन्गलिंस ये हो जाएगा पेरिपो इथिकेस, सेकंड में मिला देंगे। और अरस्तू हो जाएगा लिरिकस बेल्ट्स, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, अब सही क्रम बताना है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम, कुछ कहानियां दे रखी हैं। उसने कहा था रानी केतकी की कहानी, तिरछी और शरणागत। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें, तो रानी केतकी की कहानी पहले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। पहली कहानी भी इसको कहा जाता है। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। फिर नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। अंधायुग, शारदिया, मादा कैक्टस या कोर्ट मार्शल। तो कौन सा पहले कौन सा बाद में होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंधायुग, शारदिया, मादा कैक्टस और कोर्ट मार्शल। फिर से देखिए, उनके साथ सम्मिलित करना है कवियों के साथ। हाँ, अब देख लीजिए, दिख रहा। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ सम्मिलित करना है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो है। तो ये किसकी हैं ये बताना है। तो ये हो जाएंगी कबीरदास जी की। फिर देसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की हैं पंक्तियाँ। भूषण विनु न बिराजिए, कविता वनिता मित, ये बिहारी की हैं। बिहारी की नहीं, केशव की हैं। ठीक, उसके बाद नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। तो ये किसकी हो जाएगी, पद्माकर की। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति सभी को पता होगा, रस मीमांसा, ऑप्शन सी है। अब देखिए, निर्देश दिया है 43 से 47 तक। अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये अवतरण दिया गया, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और अकाह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की। तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी पैराग्राफ से जुड़े हुए। अब इनके जो है आंसर देखते हैं। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है ये बताना है। तो कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया ये सभी को पता होगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था। तो कबीर के सामने भाषा का रूप लाचार सी नजर आती है। ठीक, फिर है, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। तो कैसी हिम्मत नहीं, वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। फिर कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 46 नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकह कहानी को मनोग्राही बना देना। एक क्वेश्चन और है उस पैराग्राफ से। कबीर की ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा। तो कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। अब अगला, कूप मंडूक होना, मुहावरा का अर्थ बताना है। घर में रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो ये बहुत इजी है, सभी को पता होगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया है, गुड़ गोबर करना का अर्थ बताना है। भी मुहावरा है। तो अच्छी चीज को बुरा कहना, बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा, बनाया काम बिगाड़ना। फिर ना 3 में न 13 में का अर्थ क्या होगा। न 3 में न 13 में, तो किसी काम का न होना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर तालू में जीभ न लगना का अर्थ बताना है। तालू में जीभ न लगना यानी कि 51 नंबर का बताना है। तो क्या हो जाएगा, चुप ना रहना। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन दिया है, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल मिल काट रही थी दृगझार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो छंद बताना है, दोहा, रोला, सोरठा या बरवे। तो कौन सा छंद है इसमें, इसमें है बरवे। 12 मात्राओं का छंद होता है। इसमें काउंट करेंगे आपको 12 मात्राएं मिलेंगी एक चरण में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्त नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, लोगों को शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी वीडियो से अपना
पढ़ाई कर सकें और अपनी तैयारी कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी अवश्य किया करें, ताकि पता चले कि हमें जो है अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो कहीं आपको कमी नज़र आ रही तो कमेंट अवश्य करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। 14 मात्राओं की यथ से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी छंद कैसा है, मात्रिक, मिश्र, वार्णिक या इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी छंद क्या होता है, ये वार्णिक छंद होता है, उसमें वर्णों की गिनती की जाती है। फिर है 55 से 60 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। कितना, अथाह, अथक, अक्षुण्ण या अपार। तो 55 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि अथक प्रयास करना पड़ेगा या परिश्रम करना पड़ेगा। फिर है इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया। तो बहु के बाद क्या लगाएंगे, इसमें हो जाएगा आयामी, बहुआयामी। ठीक, फिर बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह हो गई। क्या हो गई ये बताना है। तो 57 नंबर, यानी कि प्रकृतिस्थ हो गई, प्रकृतिस्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है दैनिक जीवन में जो व्यक्ति को स्थान देता है, किसको स्थान देता है ये बताना है, उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो 58 नंबर में हो जाएगा सौंदर्य को स्थान देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया है। तो जमा खाता खुलवाया है कौन सा, आवर्ती, प्रत्यावर्ती, अनुवर्ती या समवर्ती। 59 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, आवर्ती जमा खाता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मांग से। अब देखिए इसमें बताना है अज्ञात, अभिज्ञ, अनभिज्ञ या अवगत। तो 60 नंबर में कौन सा हो जाएगा, अनभिज्ञ हो। ठीक, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे ये बताना है, दीदी पत्रिका के संपादक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ये सभी ने पढ़ा होगा। न्योनिया किस उपन्यास का पात्र है, तो न्योनिया किस उपन्यास का पात्र है, सभी ने पढ़ा है, पिछले भी वीडियो में बताया जा चुका है। तो यह है वाणभट्ट की कथा, वाणभट्ट की कथा उपन्यास किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर अनाथ का विलोम क्या होगा, तो अनाथ का विलोम सभी को पता है, शनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पज्ञ का तो सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी कि जो सब जानता हो, अल्पज्ञ जो कम जानता हो। सकारात्मक का विलोम शब्द, तो सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा। सम्मुख का विलोम शब्द बताना है, तो सम्मुख का क्या हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। ठीक, फिर है अगला, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है कौन सा है। तो अब देखिए पीर, पीर कई बार आया है, तो एक शब्द कई बार रिपीट हो रहा है, अर्थ इसका अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। फिर संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, संदेशन मधुवन कूप भरे, इसमें अलंकार हो जाएगा। देखिए संदेशन मधुवन कूप भरे, तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है, अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचनाओं में जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है, तो 69 में अलंकार बताना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या उदाहरण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उपमा अलंकार। फिर रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार, यानी कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जब जुड़े होते हैं तो श्लेष अलंकार होता है।
अब है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ये सभी को पता होगा। विशेषण और विशेष जिसमें बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है, उसमें कर्मधारय होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, तो पीताम्बर से हमें किसके बारे में पता चलता है, एक नया शब्द मिलेगा कृष्ण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर नरोत्तम में कौन सा समास है, नरों में जो उत्तम हो, यानी कि इसमें विशेषण विशेष है तो क्या हो जाएगा नरोत्तम। इसको जब विच्छेद करेंगे तो नरों में उत्तम, अब नरों में उत्तम यानी कि में कारक चिन्ह आ रहा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आजन्म शब्द का उदाहरण बताना है। आजन्म शब्द का उदाहरण यानी कि अव्ययीभाव का है, तत्पुरुष का है, या द्वंद्व या द्विगु। तो आ लगा है इसमें उपसर्ग, तो उपसर्ग लगा होगा तो अव्ययीभाव। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है, तो युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है, अर्धविराम बताना है। तो ये बिंदु है, ये कॉमा है, ये अर्धविराम है, और डी नंबर पूर्ण विराम है। तुम यह काम मत करो, तुम यह काम मत करो, तो आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मय। तो ये सभी बता सकते हैं। मत करो मतलब मना किया जा रहा है, तो निषेधवाचक। हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है मतलब इसमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है बन जाए, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, संदेहवाचक। फिर अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो अरे के बाद जो है इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, तो ऑप्शन सी ऐसे ही लगा सकते हैं आप, विस्मयबोधक। रानी घर जा रही है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, या कोई वाक्य नहीं, तो ऑप्शन इजी है, सरल हो जाएगा, सरल वाक्य। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तार, शर, बाण या नाराज। तो तीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, तो 81 नंबर हो जाएगा ए तार, तार नहीं बाकी सब हैं। फिर है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्वत, शैवाल, भूधर या नग। तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये शैवाल नहीं है। फिर दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिवस, दीन, वार, बाशर। तो दीन नहीं है, दीन दुखी होता है। ठीक, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनुचर जो पीछे पीछे चले, तो 84 नंबर कौन हो जाएगा, भूत्य, सेवक, चाकर तो है, निर्झर नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द बताना है, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा इसमें, रंभा, लक्ष्मी, सरस्वती या कमला। तो वीणा पाठ जिसके पास वीणा हो उसे सरस्वती। तुलसी कृत में समास, तुलसी कृत तुलसी के द्वारा रचित। ठीक, तुलसी के द्वारा इसमें जो है कारक चिन्ह आएगा, उसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अब है इसमें निर्देश दे रखा है, और 87 से 91 रेखांकित वाक्यांश को एक शब्द का चयन करें। अब एक शब्द का चयन करना है। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो ईश्वर को ना मानने वाला क्या होता है, सनाथ, आस्तिक, पंडित या नास्तिक। 87 नंबर क्या हो जाएगा, नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो जिसका आकार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखों के सामने घटित घटना। तो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता या प्रत्येक। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। फिर भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो बुरी दशा इसके लिए क्या यूज करेंगे, दुर्व्यवहार, दुर्दशा, दीनता या दुर्दिन। तो बुरी दशा यानी कि 90 का हो जाएगा सी, दुर्दशा। फिर दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, तो दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, तो दोपहर का समय क्या होता है, पूर्वाह्न, कालीग्रह, मध्याह्न या अपराह्न। तो क्या होता है, पूर्वाह्न होता है।
फिर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित पर एक प्रत्यय लगने से बने हैं, तो एक प्रत्यय कौन सा पद गलत है जिसमें एक नहीं लगा, तो दैविक, भौमिक, सामाजिक या पाक्षिक। समाज में एक लगा सामाजिक बन गया, पक्ष में लगा एक पाक्षिक बन गया, देव में एक लगा दैविक बन गया, या सी में भौ में लगा भौविक बन गया। तो कौन सा है ये बताना है, तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो पाक्षिक जो है एक प्रत्यय लगने से बने हैं, ठीक, सामाजिक, दैविक, भौमिक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई, प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे जुड़ता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अभियोग, अपमान, व्यायाम या कोई नहीं। तो 93 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अभी आगे उपसर्ग लगा, अपमान में आगे लगा, व्यायाम में वी लगा है, तो इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं, प्रत्यय मतलब नहीं लगा, सब में उपसर्ग लगा है। फिर बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना, उपसर्ग जो आगे लगा हो, तो बे इंसाफी, तो कौन सा लगा है, इंसाफ में, यानी कि बे लगा हुआ है, वे नहीं बे, इसको कर लेंगे, ठीक। फिर निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है बताना है, सुयोग, अत्यधिक, विदेश या सुरेश। सु इसमें लगा है, इसमें अति लगा है, इसमें वी लगा है, तो सुरेश में नहीं लगा है, ठीक, सन डी हो जाएगा। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद, तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा, तो घोड़ा की दौड़ को घुड़दौड़ कहते हैं, तो घोड़ा प्लस दौड़। फिर महोदय का सही संधि विच्छेद बताना है, तो महा प्लस उदय, क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय, महोदय हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर तन्मय का सही संधि विच्छेद, तन्मय, तो इसको जो संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस मय होगा, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण का, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें भी उत्त प्लस है, क्या हो जाएगा, उत्त प्लस हरण हो जाएगा, ठीक, उद्धरण हो जाएगा, उत्त प्लस हरण है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद, तेजोमय है, तो तेजोमय का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए विसर्ग संधि है, तेजः प्लस मय हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, तेजः प्लस मय। फिर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध या क्रोधित। तो क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। अब इसमें देखिए जो है संज्ञा कौन सा शब्द है, तो इसमें संज्ञा आसानी से आप बता सकते हैं, क्रोध, क्रोध क्या है, संज्ञा है, ठीक। फिर आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू का, आंसुओं, आंसुएं या आंसू खुद, या इसमें कोई नहीं। 102 का बताना है, तो आंसू का आंसुओं हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर है निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। अब कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो बुढ़ापा, घटना, जड़ता या दया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बुढ़ापा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु, इसमें देखिए विस्मय बोधक चिन्ह भी लग गया है, तो आप संबोधित कर रहा है भगवान को, तो संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम, तो सभी को पता होगा, आसानी से बता सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, क्रिया कहते हैं, कार्य को बताने वाले को क्रिया कहते हैं। फिर मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल आदि भेद इंगित करना है, कौन सा भेद है, मैं खाना खा चुका हूँ, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत, तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूत, ठीक। फिर किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल बताना, उसने फल खा लिए थे, थे है तो भूतकाल हो गया। अचानक बिजली कौन उठी, कल आने वाले थे, भी भूतकाल है, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल पढ़ रहा हूँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में काम हो रहा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी, बर्तन की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 108 का डी हो जाएगा, बर्तन। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन करना, प्रतिष्ठा का बताना है शुद्ध वर्तनी,
तो 109 का बी हो जाएगा प्रतिष्ठा। शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है, अगले क्वेश्चन में भी देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि मृत्युंजय का बताना है तो सभी को पता होगा 110 नंबर मृत्युंजय, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन अस्पृश्यता का बताना है तो 111 नंबर बी हो जाएगा अस्पृश्यता। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिर से शुद्ध वर्तनी है तो शताब्दी का बताना है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 112 का डी हो जाएगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, केवल श्वास का, तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो केवल श्वास का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञाता की। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु। जीने की इच्छा होता है तो जिजीविषा हो जाता है। ठीक, हिंदी की आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी बताना तो सभी भाषाओं की आदि जननी क्या है, संस्कृत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल। अब 2007 में जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये बताना है। नागपुर, लंदन, मॉरिशस या न्यूयॉर्क। तो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर निम्नलिखित में कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है बतानी, मराठी, गुजराती, हिंदी या मलयालम। तो ये सभी को पता होगा मलयालम नहीं है, क्योंकि मलयालम एक शास्त्रीय भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक, अब हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो सभी को ही पता होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मगही किस उपभाषा की बोली है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये सब बिहारी हिंदी की हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तालव्य व्यंजन, तालव्य जिसकी तालु से लड़ करके जो है अक्षर जो है निकलता हो, तो तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा, च, छ, ज और झा। ठीक, अगला क्वेश्चन है य, र, ला और वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो ये सभी को पता होगा, ये हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए कारण और कथन और कारण आ गया है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। फिर रीजन दिया है तर्क, यानी कि भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो 122 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए सही, आर गलत। अगला है फिर से वही कथन है, स्थापना यानी कि कथन है कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख, दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इसके लिए तर्क दिया गया है, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 123 का बताना है, बी हो जाएगा, ए सही, आर गलत। फिर कथन दिया है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। तर्क दिया समर्पण भक्ति का मूल है। लेन देन का भाव नहीं रहता, सही बात है, समर्पण भी होना चाहिए भक्ति में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी यानी कि दोनों सही। फिर है प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसे कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। अब तर्क दिया प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। तो निश्चय नहीं कह सकते हैं, इसलिए ए गलत, यानी कि आर कथन सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 125 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब अगले वीडियो में भी 125 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लोगों को शेयर भी कर देंगे ताकि और लोग भी अपनी तैयारी कर सकें। कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।